हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का है। मीडिया इन एजुकेशन यूनिट 1 है। ठीक है, संचार, मीडिया और शिक्षा यूनिट 1 पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो संचार किसे कहते हैं या संप्रेषण किसे कहते हैं समझते हैं। संचार या संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं अथवा संदेशों व विचारों को आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक फ्रेंड, दो व्यक्तियों के बीच संदेश को पहुंचाना, विचारों को पहुंचाना, ठीक है, ये क्या है, संचार कहलाता है। अंग्रेजी में संचार को संप्रेषण अंग्रेजी में संचार या संप्रेषण को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। संचार या संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा कम्युनिस शब्द से हुई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारियों, सूचनाओं इत्यादि को किसी दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो लिखित या मौखिक रूप में, संप्रेषण कहलाता है। कहने का मतलब अपने विचारों को, जानकारियों को, सूचनाओं को किसी के माध्यम के द्वारा, जैसे लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में पहुंचाना, क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब संचार के साधन देख लेते हैं। क्या संचार के 3 साधन निम्नलिखित होते हैं। लिखित, या तो लिखित भाषा में बोलते हैं, किया जाएगा संचार, या मौखिक भाषा में, या सांकेतिक भाषा में। तो लिखित भाषा में पत्र, अखबार आदि, मौखिक भाषा में ध्वनि, संदेश, टेलीफोन, इनसे होता है। और सांकेतिक भाषा में किसी चिन्ह, ठीक है, चिन्ह से, चित्र से, किसी निर्देश से आदि से किया जाता है। अब समझते हैं संचार किसे कहते हैं। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या गैर मौखिक दृश्य संदेश के जरिए विचारों व जानकारियों को आदान प्रदान होता है, उसे संचार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, संचार का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ को अगर ठीक है, अगर हम गैर मौखिक या मौखिक या दृश्य के माध्यम से पहुंचाते हैं तो क्या कहलाता है, संचार। मौखिक संचार क्या होता है, बोलकर, ठीक है, जैसे साधन बोलकर, रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, ये सब क्या है, बोलने वाली चीज़ें हैं। बोल से हम लोगों को दूसरे तक पहुंचाते हैं ना। गैर मौखिक जैसे हाव भाव, इशारों से, ठीक है फ्रेंड, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दृश्य, दृश्य यानी देख के, न्यूज़पेपर, किताबें, टेलीविज़न आदि, इन सब से संदेश पहुंचाते हैं। संचार का तत्व क्या है, यह 3 तरीके से पूछता है। संप्रेषक यानी सेंडर, संदेश यानी मैसेंजर, और संप्रेषक यानी रिसीवर। ठीक है, या तो संदेश हम भेजते हैं, या तो मैसेज हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, या मैसेज हम भेजते हैं, यही तो क्रिया होती है। तो संप्रेषक समझ लेते हैं, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को संदेश, सूचनाएं देता है, उसे संप्रेषक कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों को संदेश या सूचनाएं पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, संप्रेषक यानी सेंडर बोला जाता है। अब संदेश, वह जानकारी जो सेंडर और रिसीवर के बीच आदान प्रदान की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मैसेज बोला जाता है। और रिसीवर का, जिस व्यक्ति को मैसेज भेजा जा रहा है उसे रिसीवर कहते हैं। ठीक है, यानी आप किसी को भेज रहे हैं तो वो क्या है, मैसेज लेने वाला रिसीवर कहलाएगा। रिसीवर वो व्यक्ति है जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेजों को रिसीव करता है, एक ही बात है। या ये कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, टीवी भी हो सकता है। ठीक है, रिसीवर कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, फिर हम कमांड देते तो रिसीव करता है। वर्कशॉप हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ठीक है, टीवी हो सकता है, ये सब क्या है, रिसीवर के माध्यम में। ठीक है, संचार के प्रकार देखते हैं। ठीक है, संचार के 3 प्रकार हैं निम्नलिखित। वैसे तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, इसलिए हम 3 प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो एक है मौखिक संचार, दूसरा है गैर मौखिक या अमौखिक संचार, और तीसरा है दृश्य संचार। मौखिक संचार में समझ लेते हैं। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर, अर्थात जब हम अपनी बातों को बोलकर, व्यक्त करके उसे उसे क्या लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मौखिक संचार। यानी अपनी बातों को, विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। यह संचार सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सम्मेलन या बैठक आती है। ठीक है, ये मानव जीवन में सबसे ज़्यादा बोलने का ये संचार का प्रयोग किया है, मौखिक यानी बोल के। ठीक है, ये रेडियो भी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ठीक है, टेलीविज़न हो सकता है, या सम्मेलन हो, किसी बैठक हो, तो उसमें बोलने का तो कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मौखिक संचार। ठीक है फ्रेंड, मौखिक संचार बोलने वाला संचार है, जैसे मैंने अभी बताया। आपने थोड़ा इसको एक्सप्लेन में समझते हैं। मौखिक संचार आमने सामने बैठकर घर परिवार के सदस्य से बात करना, अन्य दूसरे लोगों से बोलने के माध्यम से बातचीत करना, मौखिक संचार है। ठीक है फ्रेंड, अपने घर परिवार में बैठे हो, अपने सगे संबंधी, दोस्तों,
मित्रों से बात कर रहे हो, ये क्या है? संचार का, मौखिक संचार का साधन तो है। फ़ोन पर बात करना, एक दूसरे से दूर बैठकर बोलचाल के माध्यम से बात करना, एक दूसरे की बातों को सुनना, अभिवादन, नमस्ते, धन्यवाद, बाय आदि करना मौखिक संचार का ही भाषण। आप फ़ोन करती हो, किसी से अभिवादन करती हो, नमस्ते कहती हो, हाल चाल पूछती हो, ठीक है, सुख दुख की बातें करते हो, तो ये सब क्या है? मौखिक संचार है। कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा, ठीक है फ्रेंड। कक्षा में शिक्षक तथा सामूहिक विद्यार्थी से संवाद करना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, एक साथ कई लोगों से बात करना, क्या कहलाता है? मौखिक संचार। अगर आप कक्षा में बैठे हो तो शिक्षक गण से बात करोगे, प्रश्नों का उत्तर दोगे, प्रश्न पूछोगे, ठीक है, आपस में चर्चा करोगे, तो ये क्या है? ये सब मौखिक संचार ही तो है, ठीक है। मौखिक संचार के लाभ देख लेते हैं, ठीक है। लाभ हानियाँ सब इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड। इसमें मैंने विस्तार से लिखा हुआ है और बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है। आपको ऐसी सरल भाषा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अधिकतर क्या होता है पेपरों में फ्रेंड, अगर आप जितने ही सरल भाषा में समझ कर जाएंगे उतना ही आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने तरीके से, ठीक है, पढ़ाई को समझ कर जाएंगे तो आप जितना मर्जी लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है मैंने आपको लिखने में कोई करना नहीं। तो देखते हैं मौखिक संचार के लाभ क्या है। मौखिक संचार सरल तथा शीघ्र होता है, आप जो कहना चाहते हो आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। मौखिक संचार क्या है? सरल होता है, ठीक है, किसी से जैसे बात करना है तो आसानी से बोल सकते हैं और तुरंत जवाब भी पा सकते हैं। अगर आपने किसी से प्रश्न किया है तो तुरंत उत्तर भी पा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मौखिक संचार से समय तथा पैसा दोनों की बचत होती है, ठीक है। मौखिक संचार में पैसों की बचत ही होती है। आपने क्या बोला, बोला, उसने ये आपसे बात की, आपने उससे भी बात की, आपने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, प्रश्न किया, बात खत्म। उसमें और किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो क्या, और उसने आपको उत्तर भी दिया, तुरंत आंसर भी मिल जाता है और पैसे की तो बचत होती है क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है। लिखित की तुलना में अधिक प्रभावशाली संचार है, ठीक है। अगर आप अपनी बातों को किसी को लिख के समझा रहे हैं तो वो अपने ढंग से समझेगा, लेकिन अगर आप मौखिक रूप से अगर उसको उसकी ठीक है तरीक़ों से या उसी के लैंग्वेज में उसको समझाएंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। आप व्यक्ति के जवाब के अनुसार भाषण बदल सकते हैं, ठीक है। आप व्यक्ति के साथ बदल सकते हैं भाषण। जैसे आप वो आपसे जैसे बात कर रहा है, आप उसी तरीके से उसी के ढंग से उसको बात करके आप अपनी बातों को समझा सकते हैं। मौखिक संचार आपके विचारों तथा समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। और क्या फ्रेंड, जितना हम वार्तालाप करेंगे हमारे विचार बढ़ेंगे, हमारे तथ्य बढ़ेंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों से वार्तालाप करने में आपको झिझक नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, मौखिक संचार के फ़ायदे हैं। व्यक्ति के बीच गलतफहमी संदेह की सुलझाने को मदद करता है, ठीक है, तथा मैत्रिक संबंध स्थापित करता है। अगर व्यक्ति के बीच, ठीक है, कोई गलतफहमी हो गई है तो आप उसको उसकी मौखिक रूप से समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगर आप किसी से सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से बात व्यवहार करेंगे फ्रेंड, तो क्या करेगा, वो आपसे मित्रता ही तो रखेगा। ये आगे देखते हैं मौखिक संचार के सीमाएं, कमियां या दोष, ठीक है। इसके कमियां भी हैं, ठीक है, इसकी सीमाएं हैं, ठीक है, इसके दोष भी हो सकते हैं। तो ये तीनों का एक ही में मैंने लिख दिया फ्रेंड। ये कम विश्वसनीय है, वादा करके ना निभाना, ठीक है। आपने किसी से बात किया, ठीक है, किसी को कुछ वादा दिया या किसी को बोला है कि अभी मिलना है, अभी यहाँ पे आएंगे, वहाँ आएंगे, और वो आप बाद में मुकर जाते हो, तो ये अविश्वसनीय है, ठीक है। भविष्य के लिए रिकॉर्ड प्रदान नहीं करता, ठीक है फ्रेंड। अब मनुष्य है, झूठ तो बोल ही सकता है। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, बाद में वो क्या करता है, अपनी बातों को पलट जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, ठीक है। यह संदेश भेजने से पहले सोचने के लिए समय नहीं देता, ठीक है फ्रेंड। अगर आप तुरंत किसी से बात कर रहे हो और अब बात बिगड़ जाए फ्रेंड, तो क्या करोगे, आप तुरंत उसको क्या, अगर क्रोधित हो जाओगे, क्रोधित होकर आपको उसको ऐसा कुछ बोल दोगे जिससे लड़ाई झगड़ा की होने की संभावना रहती है, ठीक है। और ये आपको सोचने का समय नहीं देता, तुरंत मुंह से निकला और सामने तक पहुंच जाता है। यह एक संभावना है कि बोले गए शब्दों को सुनना या समझ नहीं पाना तथा बाद में गलतफहमी बन जाना, ठीक है फ्रेंड। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, ठीक है, और सुन तो रहा है पर समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, आपके प्रति वो क्या गलतफहमी बना लेता है कि हाँ अगला आदमी मेरे से टेढ़े से बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ठीक है, इसका बात व्यवहार सही नहीं है। वो क्या करता है, आपके प्रति अपने अंदर गलतफहमी बना लेता है, ठीक है। ये लंबे समय तक संचार नहीं है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति से लंबे समय तक बात नहीं कर सकते, ठीक है। अपने शब्दों को मौखिक रूप से समझ नहीं पाना, ठीक है। आपने किसी को कुछ भी बात कहा और वो अपनी बातों को
आपकी तरह से नहीं समझता है, वो अपने विचार के तरीके से आपकी बातों को समझता है, तो कहीं ना कहीं वो गलत समझ लेता है इस बातों को। ठीक है। अब गैर संचार या अमौखिक संचार के बारे में समझते हैं। ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना, गैर संचार या अमौखिक संचार, ठीक है, दोनों एक ही है। वह संचार जो शारीरिक भाषा और हाव भाव से किया जाए तो वह संचार अमौखिक संचार कहलाता है। कितना आसान है। वह कार्य जो शारीरिक भाषा या हाव भाव से, ठीक है, एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, संकेत से, निर्देश से, ठीक है, किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अमौखिक संचार। इसमें बोलने की क्षमता नहीं है। आपने किसी से कुछ इशारा किया, ठीक है, तो वो समझ गया। आपने एक्सप्रेशन दिया तो अगला आदमी समझ जाएगा कि आप दुखी हैं, खुशी हैं, ठीक है, डरे हुए हैं या भयभीत हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अमौखिक संचार ही तो हैं। यह संचार न केवल मौखिक होता है, न ही मौखिक होता है और न ही लिखित। गैर संचार में न लिखा जाता है फ्रेंड और न ही बोला जाता है। यह व्यक्ति के दूसरे तक शारीरिक हाव भाव इशारों से सूचना पहुंचाता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा, आपको इससे सरल भाषा मिल ही नहीं सकती। अगर आप इस वीडियो को एक बार ढंग से देख लेंगे फ्रेंड, तो आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गैर संचार का महत्व क्या है समझ लेते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन संचार में महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण है। हम तो ऐसी कोई क्रिया होती है, अगर आप किसी को कुछ निर्देश दिखाना, किसी को कुछ इशारा, अगर किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप अपने हाथों का इशारा जरूर करेंगे फ्रेंड। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। शरीर की गतिविधियों, चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके 55% संचार किया जाता है। अपने मानव जीवन में हम 55% क्या करते हैं, गैर मौखिक संचार करते हैं फ्रेंड। ठीक है, आवाज़, ठीक है, किसी को आवाज़ से समझ लेना, टोन, ठहराव आदि का उपयोग करके 38%, जैसे आवाज़ से, टोन से, ठीक है, ध्वनि से हम क्या करते हैं, केवल 38% ही समझ पाते हैं। केवल 7% ही संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है। समझ लीजिए, 7% ही, जो 7% है बस वो क्या होते हैं, बोल के ही हम किया करते हैं। अब समझ लेते हैं गैर संचार अमौखिक संचार के लाभ। अनपढ़ों के लिए बहुत उपयोगी है गैर संचार। अगर आप कोई व्यक्ति है, वो भाषा का ज्ञान नहीं है उसको, तो क्या करेगा, वो इशारे से ही तो बोलेगा अगर उसको कुछ चाहिए। अगर वो किसी अलग प्रदेश में जाता है और वहाँ की उसकी भाषा, लैंग्वेज नहीं समझ में आती है फ्रेंड, ठीक है, या अनपढ़ ही है, उसको कुछ शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा, कोई भी चीज़ अगर आपसे मांगता है, आपसे कुछ, ठीक है, सहायता के लिए आता, तो क्या वो इशारे से तो बोलेगा। तो इसी को बोलते हैं अनपढ़ों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो क्या करेंगे, हाव भाव से बता देंगे या फिर संकेत से बता देंगे। जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं, वो क्या करेगा, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करेगा फ्रेंड, वो उंगली का इशारा करेगा या एक्सप्रेशन बनाएगा। ठीक है, और अधिकतर ये लोग कौन से, अब आपने गरीब आदमी को देखा होगा, जो बेगर होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन तो करते हैं। एक्सप्रेशन कर ऐसे एक्सप्रेशन, दुखी एक्सप्रेशन लाते हैं ताकि लोग उनको दया भाव से देखें, ठीक है, और बाद में उनको कुछ दे दें। तो गैर संचार साक्षर व अनपढ़ दोनों के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करोगे, कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी ने गैर संचार का उपयोग करते ही हो अपने जीवन में। जो लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होता, उन्हें, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने बताया विकलांगों के लिए उपयोगी है। देख लो फ्रेंड, विकलांगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर अब कोई व्यक्ति है और वो विकलांग है, ठीक है, मान लो वो बोल नहीं सकता, उदाहरण के तौर पे अगर वो बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो इशारा तो करेगा फ्रेंड। वो इशारा से तो बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये बाथरूम लगी है, टॉयलेट लगा है, ठीक है, या मुझे भूख लगी है, तो क्या करेगा, वो इशारे से तो समझाएगा, क्योंकि उसको भाषा से बोल ही नहीं सकता, मौखिक रूप से बोल नहीं सकता, वो विकलांग है। ठीक है, तो विकलांग लोगों के लिए गैर संचार बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बोलते या होठ पढ़ने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, असमर्थ होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, इशारा या चेहरे के भाव से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति सुनने में असमर्थ होता है, जब आप फ्रेंड उसको बोलोगे तो नहीं सुन पाएगा, लेकिन अगर आप इशारों से उसको बोलोगे तो समझ जाएगा कि हाँ, अगर उसके सामान, कोई सामान रखी हुई है, अगर जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसके उसके पास कोई सामान रखा हुआ है, आप उसको बोलोगे तो सुन तो पाएगा नहीं, लेकिन आप अगर इशारा से बोलोगे तो समझ आएगा कि अगला बोलना क्या चाहता है। तो ये विकलांगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय की बचत है, अपनी बातों को तुरंत एक्सप्रेस कर दो। ठीक है फ्रेंड, ये क्या करता है, अपनी बातों को तुरंत एक्सप्रेस करता है। आपने कोई इशारा किया, वो व्यक्ति तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लगेगा। आपने इशारा दिया कि हाँ जी इधर से जाना है, वो तुरंत क्या करेगा, चल लेगा, आपसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेगा, उसको समझ आ गया, हाँ वो चल देगा। और इसको समझना भी बहुत आसान है, ये बहुत सरल है।
ठीक है, गैर संचार समय की बचत करता है और इस दूसरी तरफ समझना आसान है। कोई व्यक्ति समझा, बूढ़ा व्यक्ति, अगर आप उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति ले लो, बूढ़ा ले लो, बच्चे ले लो, आप बच्चे को ले लो, अगर आप उसको भाषा में बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन आप अगर उसको इशारे से बोलोगे कि बच्चे ये सामान ले आओ, या वो सामान वहाँ पे रखिए उसको उठा के लाओ, तो तुरंत वो समझ जाएगा। भले उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके इशारे से वो समझ जा रहा है। ठीक है, बच्चे, बूढ़े, अनपढ़, विकलांग, सभी के लिए क्या है, समय की बचत भी है, प्लस समझना भी आसान है। तो ये है, चिन्ह कलाओं के माध्यम से मना है। ठीक है, जो व्यक्ति, ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है, दृश्य, वो क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को, ठीक है, बोल तो सकते, बोलने पे मान लो समर्थ है, तो क्या करते हैं, चित्र का प्रयोग करते हैं, ग्राफ का प्रयोग करते हैं, उन पे अपनी व्यक्ति अपनी कलाओं को प्रदर्शित करके अपने भावों को, अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जिन चित्रकलाओं, दृश्य, ग्राफ, चिन्ह आदि का आधारित होता है, जिन्हें शब्दों का जरूरत नहीं पड़ती है, और ये बहुत आकर्षक भी होते हैं। अगर आपने कोई चित्र बना दिया तो देखने में तो सुंदर लगेगा ही फ्रेंड, और अपने आप बातों का प्रकट कर दिए, जैसे आपने एक नदी बना दी, ठीक है, झरना बना दिया, ठीक है, नाव बना दी, तो लोग समझ जाएंगे ना एक झरना है, एक नदी है, ठीक है, उसमें कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोग नाव में सवार हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, इशारे से किसी से अभिवादन करना है, किसी को नमस्ते करना है, तो आप क्या बोलते हो, अगर आप किसी से जानते नहीं हो लेकिन आपको अभिवादन करना है तो क्या करोगे, आप इशारा से ही तो करोगे, हाथ जोड़ लोगे, नमस्ते, अलविदा, घर परिवार वालों को अलविदा। अगर मान लो कहीं जा रहे हो तो लोगों को दूर से क्या बोलते हैं, अलविदा कहने के लिए हाथ उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, किसी पर अपनी उंगली से इशारा करना, ठीक है, या वो व्यक्ति दूर है आपसे और वो उसकी बात अब मौखिक रूप से आपकी तरफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप वो इशारा से उसको बता दोगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ मौखिक भाषा नहीं समझ पाती, मौखिक भाषा नहीं पहुंच पाती है, वहाँ इशारे की भाषा बहुत कामयाब होती है। हाव भाव से व्यक्ति के विचारों को समझ जाना। ठीक है, अगर आप व्यक्ति, आप इंटरव्यू में देख लो, उदाहरण के तौर पे जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हाव भाव, जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, आपके हाव भाव को देखेगा। ठीक है, आपके भाव, हाव भाव देख के आपके प्रति वो बना लेगा कि हाँ ये व्यक्ति क्या है। ऐसे आप इंटरव्यू में घुसे, वो आपको देखेगा, देखने के बाद वो बता देगा कि हाँ ये व्यक्ति नर्वस हो रहा है या डरा हुआ है, ठीक है, या बोलने में असमर्थ हो रहा है। तो आपके भाव विचार से, अपने हाव भाव के विचार से वो अपने आपके प्रति वो क्या बना लेगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है। तो हाव भाव से व्यक्ति के विचारों को समझना। जब व्यक्ति खुश होता है तो वो क्या करता है, मुस्कुराता है, ओबियसली बात है। इसको बोलते हैं फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव। जब व्यक्ति जब वो खुशी होता है तो वो मुस्कुराता है, तो आप समझ जाओ कि व्यक्ति कोई अच्छी बात हुई है, तो ये क्या है, मुस्कुराता है, कोई खुशी की बात है। दुखी होने पर आंसू तथा उदास चेहरा बनाता है, एक्सप्रेशन ही तो है, ना तो बोल रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस तो कर रहा है, आपके सामने दिखा तो रहा है, उदास हो रहा है। अगर आप देख ही पा रहे हो कि अगर व्यक्ति दुखी है तो क्या करेगा, या तो रोएगा या तो उदास बनाए चेहरा बनाएगा। तो आप उसके हाव भाव से समझ जाओगे ना कि हाँ व्यक्ति बहुत उदास है या इसको कुछ दुख है। ये है। झूठ बोलने पर नजरें ना मिलाना, घबराना आदि। ठीक है, अगर बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं तो क्या करते हैं, घबराने लगते हैं, ठीक है, चीज़ों को छुपाने लगते हैं, नज़र नहीं मिलाते हैं। तो ये सब क्या है, झूठ बोलने, ये भी पकड़ सकते हैं। अतः आप उनके हाव भाव से उसको पकड़ सकते हो कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ठीक है, गैर मौखिक संचार के नुकसान, इसके कुछ नुकसान भी है, तो सही आइए देखते हैं। ये लंबे समय तक वार्तालाप के लिए नहीं अच्छा नहीं है। अगर आप वार्तालाप कर रहे हो फ्रेंड, ठीक है, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। आपने इशारा किया, अगले व्यक्ति ने समझा और वहाँ से वो चला जाता है। यह मौखिक संचार से कम प्रभावशाली होता है। ठीक है, अगर आप जो चीज़ें बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो उतना आप इशारे से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इशारा कुछ किया, अगले व्यक्ति ने कुछ इशारा समझ लिया, तो उसमें गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, गैर मौखिक संचार में अगर संकेत आप कर रहे हैं, अगला व्यक्ति गलत समझ लेता है तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। यह संचार नियमों का पालन नहीं करता, इसमें कोई नियम ना कानून नहीं है। आप किसी भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को आप उसको इशारे से कुछ भी कह रहे हो तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, इशारों को गलत समझ लेना, जैसे मैंने बताया, आपने किसी को कुछ बोला या आपने किसी को अपनी आंखों से देखा तो उसने आपके प्रति क्या होता है, गलत विचार बना लिया कि हाँ अगला व्यक्ति मुझे इस भाव से, इस नज़र से देख रहा है। ठीक है, भले से वो विचार आपके अंदर नहीं है, आप उसको इस तरह से नहीं देख रहे, लेकिन अगले व्यक्ति ने आपकी आंखों को, आपके इशारों को गलत समझा और वो क्या करता है, गलत फहमी बना लेता है। तो ये इसके नुकसान है।
मूर्ख व्यक्ति के लिए समझना तथा समझाना मुश्किल है। अगर व्यक्ति समझदार नहीं है, ठीक है, तो आपको इशारा इशारा से बोलोगे तो कुछ करने का कुछ रहेगा, करेगा कुछ और, ठीक है। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब लिखित संचार देख लेते हैं, ठीक है। हमने अभी गैर संचार पढ़ा, मौखिक संचार पढ़ा, अब पढ़ते हैं लिखित संचार। ये 3 प्रकार के संचार करते हैं अपने जीवन काल में। तो समझ लेते हैं अर्थ। ऐसा संचार जो लिख कर किया जाए लिखित संचार कहलाता है। सिंपल सी भाषा है। ऐसा संचार जो लिख कर लोगों तक पहुंचाया जाए लिखित संचार कहलाता है। लिखित संचार ज़्यादातर लेन देन तथा व्यापार में ज़्यादा किया जाता है। देख लो फ्रेंड, लिखित संचार क्या होता है? ज़्यादातर लेन देन व्यापार में ही तो किया जाता है। आपने कोई सामान खरीदा तो आपको बिल बना के लिखित रूप में दिया जाता है। आपने कोई सामान बेची, ठीक है, उसका बिल बना दिया जाता है, उसकी तो लिखित रूप में किया जाता है। अधिकतर हमें उपयोग इसी करते हैं। उदाहरण के लिए तो पत्र, ठीक है, वो लिखित भाषा में तो होता है। व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज भेज दिया, तुरंत लिखित भाषा में तो भेज रहे हैं। मैसेंजर, टेलीग्राम, कार्यालय में, ठीक है, बुलेटिन आदि के माध्यम से लिखित रूप से संदेश, आदेश या निर्देश को भेजना क्या कहलाता है? लिखित संचार कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, लिखित संचार कम लचीला होता है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। और लिखित दस्तावेज को भविष्य के लिए संरक्षित तथा रिकॉर्ड तौर पर रखा जा सकता है। लिखित भाषा, और अधिकतर हमारे जीवन काल में लिखित संचार ही ज़्यादा चल रहा है। अगर आप कोई कागज दस्तावेज करते हैं तो वो लिखित भाषा में ही ज़्यादा रहता है, और वो भविष्य में रिकॉर्ड के तौर पर रखा जा सकता है। आपने किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो आपने क्या लिखित ले लिया तो वह प्रमाण हो गया। तो व्यक्ति अपनी बातों से नहीं मुकर सकता, ठीक है। आप क्या करोगे, उससे कानूनी तौर पे उसको दस्तावेज दिखा सकते हो कि हाँ, इस आदमी ने मेरे साथ ये बात की थी, ये हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये लिखित प्रमाण है, ठीक है। लिखित संचार को कानूनी कार्रवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है फ्रेंड। यह सभी संचारों से महंगी संचार होती है, क्योंकि इसमें ये सभी संचारों से महंगी होती है, क्योंकि मौखिक वाले में बोल दिए, गैर मौखिक वाले में इशारा कर दिए तो उसमें कुछ लगना नहीं है। लेकिन जो लिखित संचार है उसमें क्या करना फ्रेंड, आपको पेन लगेगा, ठीक है, समय लगेगा, स्याही लगेगी, कागज़ लगेगा, ठीक है, एक दस्तावेज बनेगा। तो उसमें क्या है, पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है। तो ये सबसे महंगी संचार है। लिखित संचार के लाभ, अब लाभ समझ लेते हैं। लिखित प्रमाण, किसी वाद विवाद, संदेह, गलतफहमी होने पर लिखित प्रमाण को पुनः रिकॉर्ड में दिखाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी से गलतफहमी होने पर क्या होता है, लिखित प्रमाण पत्र बना लिया जाता है और पुनः फिर उसको बाद में रिकॉर्ड के तौर पर रखा जा सकता है और बाद में दिखाया भी जा सकता है। शुद्ध तथा सही लिखावट, ठीक है, जब लिखित संदेश को किसी व्यक्ति या समूह को भेजा जाता है तो हमें काफ़ी सावधानी से उसे लिखना पड़ता है, ताकि उसमें आसानी से पढ़ा जा सके। लिखित में वो है कि अगर आप अपनी बातों को सही से नहीं लिखोगे, ठीक है, तो व्यक्ति, आप जो बात बोलना चाहते हो, व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो गलतफहमी बन जाएगी। तो ये तरीके, तो अगर हमें लिखित भाषा को अगर इस्तेमाल करना है तो हमें सुव्यवस्थित ढंग से उसको लिखना पड़ेगा और सरल भाषा में लिखना पड़ेगा, ताकि व्यक्ति को अपनी बातों को अच्छे से बता सको, एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। सोचने और विचार पर समय देता है, ठीक है। जैसे लिखित और गैर लिखित में तो है नहीं कि आपने सोचने समझ, इसमें सोचने, आप जैसे उदाहरण के तौर पे पेपर में ले लो फ्रेंड, हम लिखित भाषा में तो लिखते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, सोचते हैं, मंथन करते हैं, अपने हाव भाव, अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो ये सोचने में समय देता है। यह रिसीवर को सोचने का कार्य और प्रतिक्रिया करने पर के लिए समय देता है। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, पेपरों में लिखित भाषा में तो लिखते हैं और भी उस पर विचार करते हैं, तो हमें थोड़ा समय मिलता है ना, बोलते हैं कि ये पेपर इस टाइम से इतने घंटे तक चलेगा, यानी हमें 3 साढ़े 3 घंटे दिया जाता है। तो ये सब क्या है, उसमें समय देने का होता है। एक साथ अन्य लोगों को दस्तावेज भेजना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर उदाहरण के तौर पे शादी के कार्ड ले लो, उदाहरण बता रहा हूँ, और भी उदाहरण सारे हैं, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज लिख लो, आप किसी एक व्यक्ति को भेजना चाहते हो, लेकिन वो सारी वो चीज़ें क्या है, लिखित भाषा बहुत लोगों तक पहुँच जाती है। आप शादी का कार्ड ले लो, ठीक है, आपने कार्ड छपवाया, आप एक साथ बहुत लोगों को कार्ड दे सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो लिखित संचार के साथ कई लोगों को संदेश प्रमाण भेजा जा सकता है। अन्य संचार में यह मुश्किल है, अन्य संचार में नहीं कर सकते ऐसा। तुरंत खबरों का पहुंचना, वर्तमान समय में लिखित संचार इतना आसान हो गया है फ्रेंड कि अगर आप अपनी बातों को लिखित रूप में किसी को भेजना चाहते हैं तो तुरंत भेज सकते हैं, क्योंकि अब तो ठीक है, डिजिटल इंडिया की बात हो गई, डिजिटल चीज़ें आ गई हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, अगर आप किसी चाचे को मैसेज में लिखते हो
तुरंत भेज देते हो तो तुरंत वो पहुँच जाता। पहले आधुनिक समय में, अरे पुराने समय में ये सब नहीं था। पहले आपको लिखित अगर भेजना है तो आप डाक में जाइए, ठीक है, डाक से वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, इतने दिन में वो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई दस्तावेज भेजना हो, कोई लिखित चीज़ें भेजनी तो तुरंत आप भेज सकते हो, मिनटों में, ठीक है। तो लिखित संचार में वृद्धि हुई है। इस समय खबरों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय बिल्कुल नहीं लगता, और लोगों को खबर पहुंचना भी आसान हो गया है, ठीक है, लोगों को पहुंचाना भी आसान हो गया है, ठीक है। घर बैठे आपको क्या पड़ता है, अपनी बातों को लिखित रूप में पहुंचा सकते हो। व्यवसाय तथा व्यापार बढ़ाने में मदद किया है। एक अच्छा लिखित संचार रोजगार तथा व्यापार दोनों को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप अच्छे लिखावट हो, ठीक है, आपके भाव विचार अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़, व्यापार की रख लो, अगर आपने अच्छी से किताबें लिख रखी हैं, ठीक है, या आप अच्छे राइटर हो, तो क्या है, ये व्यापार को बढ़ावा ही तो दे रहा है, आपका व्यापार ही तो बढ़ेगा। आप लोगों के प्रति ज़्यादा, लोगों के प्रति क्या नाम, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आजकल अधिकतर दस्तावेज लिखित रूप में ही होता है, आपको पता ही है। जो प्रमाण वगैरह हमें मिलता है कॉलेजों से या स्कूलों से या फिर अन्य दस्तावेज, वो सब क्या लिखित रूप में है हमारे पास। अब जो हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, हमारी पहचान, वो क्या हम लिखित रूप से ही तो दिखाते हैं। अगर किसी को हमें दिखाना होता तो लिखित रूप में ही तो हम अब अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। आजकल अधिकतर दस्तावेज लिखित रूप में ही विद्यमान है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखित संचार की हानियाँ भी देख लेते हैं। समय की हानि होती है, ठीक है, अन्य संचारों के मुकाबले लिखित संचार में अधिक समय लगता है, ठीक है। संदेश को लिखना, पढ़ना तथा उच्चारण करना, किसी सरकारी लिखित दस्तावेज में अधिकारी के हस्ताक्षर कराना, मुहर लगवाना आदि कार्यों में अधिक समय लगता है। आप अब देख लो, अगर आपको कोई दस्तावेज बनवाना, ठीक है, कोई प्रमाण बनाना है फ्रेंड, तो आपको कार्यालय के चक्कर करने पड़ेंगे। उसमें आपको जाने का खर्चा, आने का खर्चा, ठीक है, कागज़ का खर्चा, दस्तावेज का खर्चा, ठीक है, समय की खर्चा, समय का अभाव। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, समय की हानि तो होती है। आप यहाँ से गए, आपको पता नहीं अब कार्यालय में कितना टाइम लगेगा, नंबर लगाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। महंगा भी है। संदेश तैयार करने में स्याही, कागज़ तथा भेजने में डाक रजिस्ट्री खर्च तथा संदेश का भविष्य में संभाल रखने में लागत लगती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी संदेश लिखते हो तो उसमें स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा, कागज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को उसको भेज रहे हो डाक रजिस्टर के द्वारा तो उसमें पैसे लगते हैं। आप उदाहरण के तौर पे, अगर आप कोई दस्तावेज अगर आपसे गुम हो गया है और आपको उसको पुनः प्राप्त करना है, तो फ्रेंड सुविधा तो है हमारे पास, लेकिन उसके लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, ठीक है, आप उसको अब पुनः बनवाते हैं, तो आपको क्या है, 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। तो पैसे तो लग रहे हैं, उसमें समय भी लग सकता है, ठीक है फ्रेंड। कब तक आए, तुरंत थोड़ी ना आएगा, कब लगेगा, कब समय लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भविष्य में इसको आप संभाल के रखने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दस्तावेज क्या होते हैं, बैंकों में रखे जाते हैं, लॉकर बना दिए गए हैं। लोग क्या करते हैं, अपने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं फ्रेंड, वो क्या करते हैं, लॉकरों में रखते हैं, ताकि वहाँ पे, तो उसके लिए सरकार को बैंक वालों को पैसे भी देने पड़ते हैं। अपना ही दस्तावेज वहाँ पे रखने के हमें अलग से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। गोपनीयता का अभाव रहता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने आप कोई प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो बहुत सारे कार्यालय में जाता है, ठीक है। तो कार्यालय में जाएगा तो बहुत सारे अधिकारियों के पास जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, ये है वो है। तो उसमें आपने क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब क्या अधिकारी लोग देख ही लेते हैं। तो लिखित संदेश संस्थाओं में अन्य कर्मचारियों के हाथ से गुजरता है तथा काफ़ी समय तक कार्यालय में ही रहता है, जिससे दस्तावेज की गोपनीयता का खतरा बना रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तत्काल उत्तर संभव नहीं है। लिखित संचार में तुरंत उत्तर मिलना संभव नहीं है, क्योंकि उस लिखित दस्तावेज को पढ़ना तथा उस पर विचार करना, इस सब पर समय लगता है। तत्काल उत्तर मिल ही नहीं सकता आपको। अगर आपने कोई चीज़, ठीक है फ्रेंड, लिखित रूप में किसी को भेजा है, तो अगला आदमी अगर आपको लिखित रूप में भेजेगा तो वो पहले आपके लिखित विचारों को पढ़ेगा, लिखित दस्तावेज को पढ़ेगा, फिर उस पर मनन करेगा, हाँ ये चीज़ सही है, गलत है, ठीक है। तो आपको क्या करें, लिख के वो भेजेगा तो उसमें तुरंत लगेगा समय, तुरंत थोड़ी उत्तर नहीं देगा। कम लचीला होता है, लिखित दस्तावेज को कम लचीला होता है, इसे बदलना मुश्किल होता है। अगर किसी दस्तावेज पर अशुद्धि लिखावट है, तो अगर आप उस पर बदला चाहेंगे तो उससे उस दस्तावेज को प्रभाव कम हो सकता है और उस दस्तावेज को पाने वाला संदेह कर सकता है। कहने का मतलब ये कम लचीला होता है, ठीक है। अगर आपने अशुद्धि से लिखावट की है, ठीक है, और आपने उसमें कटिंग वगैरह कर रखी है फ्रेंड, तो अगर पाने वाला वो क्या करेगा,
लगेगा कि ना अगले ने कुछ इस पे, तो आपको संदेह जाएगा कि इस बंदे ने काटा क्यों है, इसको शुद्धि से क्यों नहीं लिखा है। तो ये सब चीज़ें इसमें इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो यही था फ्रेंड। तो इस वीडियो में हमने समझा लिखित भाषा में उसके लाभ हानियाँ, ठीक है, गैर संचार के बारे में उसके लाभ हानियाँ, मौखिक संचार के उनके लाभ हानियाँ। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन फ्रेंड अगर आप इसको 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको मैं 100% बताता हूँ कि आप ये टॉपिक भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसमें इतने सरल सरल भाषा लिखी है और इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप पेपर में अच्छे से याद करके जाते हैं, ठीक है, मैंने अब जैसे वीडियो में बताया था फ्रेंड कि आप अच्छे से उसको समझते हैं अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, तो उसको आपको क्या करना है, व्यक्त करने में आसानी होगी, आपको उसको लिखने में आसानी होगी। क्योंकि आपको पता है कि 40-50% तो हम किताबी भाषा लिखते हैं, लेकिन जो 70-80% होता है फ्रेंड, वो हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को तो लिखते हैं, अपनी ही भाषा को तो अपने ही जो आप समझे रहते हैं फ्रेंड, उसी के तौर पे तो हम लिखते हैं। आपने भले पेपर में तैयारी कर रखी है फ्रेंड, सब हेडिंग वगैरह याद रखा है, लेकिन लिखोगे तो अपनी भाषा में, किताब भाषा कहाँ तक लिखोगे, 30 या 10 या 20%, बाकी तो अपनी भाषा में लिखोगे। इसीलिए किसी चीज़ को लिखना है, समझना है, तो उसको अपने तरीके से समझिए। तो ये मैं सिंपल लैंग्वेज इसलिए बनाया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, उपयोग हुआ, आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको थोड़ी भी काम आई हो, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।